नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अंतरिक्ष में भारत की उड़ान जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आप सभी प्रतियोगी युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो निबंध में पूछे जाने की संभावना है, उसके क्रम में आज चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, आज इस चर्चा में मेरे द्वारा आदरणीय डॉक्टर के सिवन जी के विचारों के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष में सफल उड़ान के संबंध में उन तमाम फैक्ट को आज इस चर्चा में बताया जाना है, जिसका उपयोग यदि आप अपने निबंध लेखन में करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप करेंगे। तो आइए आज अंतरिक्ष में भारत की उड़ान विषय की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने की ओर बेहद करीब है और आज अंतरिक्ष का क्षेत्र नई उड़ान भरने को तैयार है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 21वीं सदी तो भारत की सदी है और इस 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अंतरिक्ष तकनीक ने अत्यंत ही अहम भूमिका निभाई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी स्थापना के बाद 57 वर्षों में एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च सुविधा से यह एक विशाल विश्व स्तरीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में परिपक्व हुआ है। इसरो आज अपने अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज अपने विशाल प्रक्षेपण केंद्रों, ट्रैकिंग केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं, विनिर्माण और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों के साथ पूरे देश में विकसित हुआ है, जो सभी अत्यधिक परिष्कृत और जटिल प्रौद्योगिकी गतिविधियों में लगी हुई हैं। बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि आज हमारे इस अंतरिक्ष की उपलब्धियों से पूरे विश्व के देश स्तब्ध हैं। भारत के अगले चरण में अंतरिक्ष की उड़ान की ओर लोग टकटकी आज देख रहे हैं कि भारत अब नया क्या करने वाला है। अंतरिक्ष युद्ध की शुरुआत करने वाले पृथ्वी के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बमुश्किल 5 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के गठन के साथ 1962 में एक मामूली तरीके से शुरू हुए। अंतरिक्ष कार्यक्रम से भारत ने आज अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले देशों में अपनी एक स्पेशल जगह बनाई है। स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णय और बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले लोगों के मजबूत इरादे ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महारत हासिल करने में मदद की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत तो 21 नवंबर 1963 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट मत्स्य स्थल थुम्बा से नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है। बाद में थुम्बा एक अंतर्राष्ट्रीय साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्थल बन गया और भूचुंबकीय और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कई देशों के ऐसे रॉकेट भेजे गए। यह ऐसा समय था जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वास्तुकार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए थुम्बा में एक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की। इसरो के नाम से मशहूर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई। आज 18,000 से अधिक के कार्यबल के साथ इसरो के प्रतिष्ठान देश के कई हिस्सों में बखूबी अपने कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं ने भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यों में अपनी योगदान दिया है। 70 का दशक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद खास दशक रहा, क्योंकि 70 का दशक सीखने का चरण था और इस दौरान कई प्रयोगात्मक उपग्रह बनाए गए थे। इनमें भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी शामिल था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट के बाद
कि बेहद सफल भारतीय उपग्रह कार्यक्रम की मजबूत नींव रखी। 2 प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर 1 और 2 ने अच्छा खासा अनुभव प्रदान किया और जटिल परिचालन सुदूर संवेदी उपग्रहों के निर्माण का आत्मविश्वास पैदा किया। आज भारत उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। इसके अतिरिक्त भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत में विकसित रॉकेट मोटर की मदद से जून 1981 में अपनी अंतिम भूतुल्यकालिक कक्षीय गृह में पहुंचा। हालांकि इसे यूरोपीय एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट के भास्कर 1 तथा 2 और साथ ही एप्पल को बिना किसी लागत के प्रक्षेपित किया गया था, जो भारत की सफल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग नीति को दर्शाता है। हाल में भारत न केवल भारतीय अंतरिक्ष यान पर विदेशी वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया है, बल्कि उनका प्रक्षेपण भी किया है। एप्पल उपग्रह के बारे में यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एप्पल उपग्रह अंतरिक्ष क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया है। तो एप्पल उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रहों के क्षेत्र में एक और छलांग लगाने के अलावा इसरो ने 70 के दशक में 2 महत्वपूर्ण प्रयोग साइट और स्टेप किए, ताकि टेलीविज़न प्रसारण और दूरसंचार के लिए उपग्रहों के उपयोग का अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस दशक में इसरो ने अपना पहला उपग्रह SLV-3 विकसित किया, जिसने 18 जुलाई 1980 को सफल प्रक्षेपण किया, जिससे भारत स्वयं के उपग्रह प्रक्षेपण करने की क्षमता वाले 6 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। 1980 के दशक में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया और SLV-3 की तुलना में अधिक सक्षम ASLV को विकसित करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। इसी अवधि के दौरान 1983 में भारत का पहला बहुउद्देशीय ऑपरेशन उपग्रह इनसैट IB का प्रक्षेपण किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान क्षेत्रों में तीव्र और बड़ी क्रांति लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आज संचार उपग्रह हमारे आर्थिक बुनियादी ढांचे की एक अभिन्न अंग बन चुका है। 1988 में जब भारत में निर्मित पहले परिचालन उपग्रह IRS-1A ने कक्षा से पृथ्वी की तस्वीरें भेजना शुरू किया, तो यह एक जटिल दूरसंवेदी उपग्रह को डिज़ाइन करने, बनाने और इसके रखरखाव की भारत की क्षमता का संकेत था। इस उपग्रह द्वारा 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा से पृथ्वी की परिक्रमा करके भेजे गए चित्रों का उपयोग कृषि, भूजल पूर्वेक्षण और खनिज सर्वेक्षण, वानिकी जैसे विविध क्षेत्रों में किया गया। 1990 के दशक के दौरान इसरो ने बहुउद्देशीय उपग्रहों की इनसैट-2 श्रृंखला का निर्माण स्वदेशी से शुरू किया। ठीक है, अर्थात स्वदेश से शुरू किया। इसी समय फसल उपज अनुमान, भूजल तथा खनिज पूर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण, शहरी फैलाव निगरानी तथा बंजर भूमि वर्गीकरण और मत्स्य विकास जैसे कार्यों के लिए हमारे सुदूर संवेदन उपग्रहों से भेजी गई तस्वीरों का व्यवस्थित उपयोग शुरू हुआ। आज भारत में उन्नत दूर संवेदी उपग्रहों का एक बेड़ा है, जो मानचित्रण, संसाधन सर्वेक्षण और महासागर तथा वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के विषयों के लिए समर्पित उच्च रेजोल्यूशन तथा मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरों से लैस है। ये ध्रुवीय कक्षा आधारित अवलोकित उपग्रहों के अलावा 36,000 किलोमीटर उच्च भू समकालिक कक्षा से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे मौसम पर नज़र रखने वाले उपग्रह इनसैट 3D और इनसैट 3DR मौसम की भविष्यवाणी के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली आज एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। सी बैंड, विस्तारित सी बैंड, KU बैंड, KA/KU बैंड तथा S बैंड में 300 से अधिक ट्रांसपोंडर के साथ इनसैट प्रणाली दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण, रेडियो नेटवर्किंग उपग्रह, समाचार संकलन, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और खोज तथा बचाव अभियान के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। GSAT-11, GSAT-29 और GSAT-19 जैसे उपग्रह देश के ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता कर रहे हैं। इन उपग्रहों का ट्रांसपोंडर जम्मू कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अंतर को पार कर सकते हैं।
प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में तरक्की करना एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। यही कारण है कि केवल कुछ ही देश यह क्षमता हासिल कर पाए हैं। अब यह इसरो के 5 प्रक्षेपण यान SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, LVS-3 के रूप में भी मशहूर GSLV Mk-4 विकसित किया है और ठोस, तरल तथा क्रायोजेनिक प्ररोधकों का उपयोग करने वाले रॉकेटों की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है। भारत ने 70 के दशक में अपना पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित किया और 80 तथा 90 के दशक के शुरुआती दिनों में अपनी दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान ASLV को पूर्ण करने के लिए दृढ़ रहा। बड़े उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम भारत के पहले प्रक्षेपण यान PSLV ने 1994 में पहली सफल उड़ान भरी। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यदि आप निबंध से संबंधित कोई भी चर्चा परिचर्चा साथियों कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको ये सारे प्रक्षेपण यान अवश्य ही अपने निबंध के टॉपिक में लिखने होंगे। पिछले कुछ वर्षों में 49 सफल उड़ानों के साथ PSLV भारत में के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्कहॉर्स प्रक्षेपण यान के रूप में उभरा है। वास्तव में इसने 7 नवंबर 2020 तक 328 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित भी किया है और इस प्रकार से आज भारत प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में देश में क्या विश्व में अपने परचम को लहरा रहा है। अब भारत की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अंतरिक्ष के इस उड़ान ने भारत के चहुमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। चाहे किसी भी प्रकार से भारत की सुरक्षा की दृष्टि हो तो अंतरिक्ष ने उसमें अपनी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमेशा देश के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को और पूरा ध्यान केंद्रित किया है। अनुप्रयोगों पर जोर देने के बावजूद इसरो ने अंतरिक्ष की सार्थक खोज के लिए कई अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं का गंभीरतापूर्वक अनुसरण किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक उपग्रह था और उस वैज्ञानिक उपग्रह ने भारत के इस अंतरिक्ष के उड़ान में बहुत ही अहम भूमिका को निर्वहन किया है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान अभियान चंद्रयान-1, मंगल ग्रह कृत्रिम उपग्रह अभियान एस्ट्रोसैट और चंद्रयान-2 ने लाखों भारतीयों और साथ ही बाहरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। PSLV द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया 1380 किलोमीटर का चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान 3 हफ्तों में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचकर विश्व में भारत का नाम पूरा फैला दिया। एक तरह से कहा जाए तो भारत का जो अंतरिक्ष का उड़ान है वह बेहद एक सफल कार्यक्रम के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसने भारत की गर्व गरिमा प्रत्येक क्षेत्र में फहराई है। कई संचार, मौसम विज्ञान, सुदूर संवेदन और वैज्ञानिक उपग्रहों के सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद इसरो ने भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन को सफलतापूर्वक स्थापित और संचालित किया है, जो भारत और इसके आसपास के उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल टेलीफोन के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने वाले वैश्विक मानक निकाय तीसरी पीढ़ी भागीदारी परियोजनाओं ने नेव IC को मंजूरी दी है और इसी प्रकार से GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन गगन के माध्यम से इसरो नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सटीकता और अखंडता के साथ सैटेलाइट आधारित नेविगेशन और भारतीय एयर स्पेस पर बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसरो ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण में विद्यार्थियों को भी सुविधा प्रदान की है। इसरो द्वारा अब तक विद्यार्थियों के 10 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गगनयान कार्यक्रम भारत की अंतरिक्ष यात्रा की विकास गाथा में विभक्ति का एक बिंदु है, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में एक सशक्त प्रयास को चिन्हित कर रहा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को लागू करने के लिए जनवरी 2019 में इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का गठन किया गया। इसे गगनयान कार्यक्रम को लागू करने और निरंतर तथा किफ़ायती मानव अंतरिक्ष यान उड़ान गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
गगनयान परियोजना का उद्देश्य कक्षा में 5 से 7 दिनों के लिए चालक दल के 3 सदस्यों के साथ निम्न पृथ्वी कक्षा के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करना है और मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से बहाल करना है। इसरो ने जुलाई 2018 में सफलतापूर्वक मानव अंतरिक्ष यान का एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तत्व पैट एबॉर्ट टेस्ट (PAT) को सिद्ध किया, जो क्रू एस्केप सिस्टम की अर्हता प्राप्त करने के लिए परीक्षण श्रृंखला में पहला है। मानव संसाधनों में क्षमता निर्माण की दिशा में और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। यह संस्थान एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार में विशेषज्ञता के साथ स्नातक डिग्री और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। हाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के गठन के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए निजी उपग्रहों अर्थात निजी उपक्रमों को भी बढ़ावा दिया गया है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, अधिकृत करने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया था। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ाएगा और देश के भीतर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसकी योजना भारी तथा अधिक सक्षम और कुशल उपग्रहों के निर्माण की है। सौर मंडल का आगे और पता लगाने के लिए चंद्रयान 3, आदित्य L1, शुक्र ग्रह अभियान जैसे अंतरिक्ष विज्ञान अभियान प्रगति पर है। छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, वायु श्वसन रॉकेट प्रणोदन और पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियां भी जारी हैं। इस प्रकार से इसरो द्वारा क्रियान्वित भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश के समग्र विकास और समावेशी विकास की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम योगदान प्रदान किया है और आज अंतरिक्ष हर प्रकार से अपनी भूमिका को निर्वहन दे रहा है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि 21वीं सदी अंतरिक्ष में भारत की उड़ान बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यह सदी भारत की सदी है। साथियों, यदि आप अंतरिक्ष में भारत की उड़ान के संबंध में निबंध की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चर्चा के कई ऐसे फैक्ट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को मैं बताऊं, यदि आप अंतरिक्ष में भारत की उड़ान से संबंधित निबंध को लिखना चाहते हैं तो आप अवश्य ही विवाद के पैनोरमा के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विविध पहलुओं को जरूर लिखेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम से किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रक्षात्मक रूप से हम सभी को एक सुरक्षात्मक कवच प्राप्त हुआ है, किस प्रकार से आज आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया है। अंतरिक्ष के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अद्भुत पहल किया गया है। बदलते वैश्विक परिवेश में अंतरिक्ष ने कौन सी ऐसी नई उड़ान की नीतिगत योजना बनाई है कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी बना सके। आदि तमाम पहलुओं को आपको अपने निबंध से संबंधित टॉपिक में लिखना है। साथियों, आज मैं आप सभी से विदा लेती हुई आशा विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।